बाकायदा आज का आगाज़ हम कर चुके हैं। चंद एक चीज़ें हम डिसाइड कर लें। एक तो हम कोशिश करेंगे, और मेरी हमारे जो बिलाल साहब कंसल्टेंट हैं इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हमारे इस सेशन को बहुत ज़्यादा आज इंटरेक्टिव रखें। ये ना हो कि ये इधर से सिर्फ अपनी फहम व फरासत भिजवाते रहें और आगे से उसका जवाब ना आए। इससे कबल कि मैं सैयद जाहिद अजीज़ साहब को रिक्वेस्ट करूं कि वो पोडियम पे तशरीफ़ ला के वेलकम आपको यहाँ पे बाकायदा PMDFC की जानब से खुश आमदीद कहें। आज का ये ट्रेनिंग सेशन जो कि कड़ी है हमारा सपोर्ट टू स्ट्रेंथन लोकल सर्विसेज बाय लोकल गवर्नमेंट, जो GIZ की कंट्रीब्यूशन के साथ, GIZ के फंड्स के साथ और जिसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी PMDFC है, इनके साथ मिल के हम एक गुज़श्ता 1.5 साल से 100 मिलियन का एक ये प्रोजेक्ट है हमारा जिस पे हम काम कर रहे हैं। और ये इसकी लास्ट लेग है अब हमारी, कि जिसमें हम इसको तकरीबन आखिरी ट्रेनिंग सेशन है जो हमने 1.5 साल में इसमें किया। और हम मशकूर हैं GIZ के, उसने बड़ा मौका हमें हम पहुँचाया कि हमने तकरीबन 600 लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और ऑफिशल्स को इस दौरान ट्रेंड किया, मुख्तलिफ मॉड्यूल्स बनाए और उनका मैं मुख्तसर सा अगर जिक्र करता जाऊं तो कंपेंडियम लोकल गवर्नमेंट लॉज पे बनाया जो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। माइनॉरिटीज़ के लिए मैरिज के ऊपर स्टेक होल्डर डायलॉग करवाया, एक ड्राफ्ट बनाया, वो ड्राफ्ट भिजवाया, मुख्तलिफ महकमों ने उसको देखा और वो उस पर काफ़ी मदद मिली फाइनल शक्ल बनाने में इसको। इसके बाद जेंडर रिस्पॉन्सिव ट्रेनिंग्स कराई, उनके लिए मॉड्यूल बनवाया। और इसके अलावा डिलीवरी जो है हमारी एनवायरनमेंट एंड सोशल, हमारा जो मैनेजमेंट सेक्टर था जिसमें हमने एनवायरनमेंट एंड सोशल के दोस्तों को बुलाया और उसके अलावा अपनी लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को बुलाया। और ये जो इस वक्त की डिमांड है और जो डोनर सबसे ज़्यादा चीज़ किसी लोकल गवर्नमेंट में आके नोट करता है वो एनवायरनमेंट एंड सोशल कंपोनेंट को देखता है। उसके SOPs बनाए, मॉड्यूल बनाए जो बुकलेट्स की शक्ल में मौजूद हैं और PMDFC की वेबसाइट्स पे भी आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पब्लिक सर्विस एथिक्स पे 2 सेशन लाहौर में करवाए थे और बिल्कुल एक नई जहत थी जिसको इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की थी उसके तहत। फिर आज आप PPP का जो आप मॉड्यूल आपके आगे आपके टेबल पे मौजूद है, ये मॉड्यूल्स आपके सामने हैं। इस मॉड्यूल के मुख्तसरन जब मैं बयान करूँगा बिलाल साहब को बुलाते हुए तो बताऊँगा उस पर कि इसमें हमने किस तरह इसको डिज़ाइन किया और जो आप आज तक आपके सामने पड़ा हुआ है। इसके अलावा टोपा टैक्सिंग के लिए हमने एक सर्वे इस प्रोग्राम के तहत बिलिंग सर्वे, और ना सिर्फ बिलिंग सर्वे बल्कि हम की ऑटोमेशन डिजिटाइज बिलिंग का इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो 2 जून से बाकायदा टेक ऑफ करेगा। टोपा टैक्सिंग, जेलम और शेखुपुरा, इन 3 लोकल गवर्नमेंट्स को हम उनके बाकायदा सॉलिड वेस्ट के, सीवरेज के इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भी एक ट्रेनिंग बहुत सी लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को इसके तहत करवाई गई है। और एक स्टडी टूर जो हम रिवेंडा, कुछ दोस्त हमारे लोकल गवर्नमेंट से ज़्यादा उसमें दोस्त KP से थे, वो एक टूर भी हुआ और मैं समझता हूँ उससे हमने बहुत कुछ वहाँ से सीख के आए। और एक उसका अनकरीब एक डीब्रीफिंग सेशन भी होने जा रहा है जिसमें सेक्रेटरी साहब ने कमिट किया कि इंशाल्लाह वो खुद भी तशरीफ़ लाएंगे और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट KP भी उसमें होंगे, ताकि जो कुछ अगर कुछ सीख सकें हैं वहाँ से, यहाँ रवेंडा की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको यहाँ पे रेप्लिकेट हम कैसे कर सकते हैं। तो ये तो वो मुख्तसर सा तारफ़ था जिसके तहत हमने GIZ और इस प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ इंटरवेंशंस की। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा सैयद जाहिद अजीज़ साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मोअज़्ज़ज़ सामीन को वेलकम कहें, प्लीज़। PMDFC की जानब से तमाम हाज़रीन मजलिस को खुश आमदीद कहता हूँ। और इसमें जो ख़ास तौर पे हुकाम बाला लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के और साथ ही साथ जो GIZ है उसका मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस ट्रेनिंग वर्कशॉप को मुमकिन बनाया। PPP के बारे में मेरा ज़ाती इम्प्रेशन ये है कि जितने कवानीन इस पर बन चुके हैं उतने प्रोजेक्ट नहीं हुए PPP में पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे पंजाब में। मेरा ख्याल में 3 या 4 अब तक कानून बन चुके हैं, लेटेस्ट 2025 वाला है, और 3-4 ही प्रोजेक्ट्स हुए हैं और सारे सड़कों के या रिंग रोड्स के हुए हैं। तो ये जो नया लॉ है इसमें काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, सादा है। इंशाल्लाह ताला ट्रेनिंग के बाद हम
काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो इस माहौल में मरी में आपका फोकस भी ज़्यादा होगा। टेलीफोन तो आ रहे हैं लेकिन फिर भी एक माहौल है जिसमें आपकी कोई मीटिंग कम से कम कोई नहीं है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेसफुल सेशन। थैंक यू। दरिया को कूजे में बंद किया और बहुत थोड़े से लफ्ज़ों में बहुत सी बातें कर गए। तो मैं इससे पहले कि बिलाल साहब को कहूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और बाकायदा हम आज का सेशन शुरू करें, मुख्तसर इनका तारफ़ मैं आपको बता दूं कि बिलाल साहब जो हैं, बिलाल अब्दुल मालिक, ये चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, यूके एफिलेटेड हैं और पीपीपी की एक्सपर्टीज़ है इनकी गुज़श्ता मोर दैन 12 ईयर्स। और वासा का वाटर मीटर प्रोजेक्ट और CNW का मुल्तान का रोड्स का प्रोजेक्ट, इसमें ये ऑलरेडी इन्हीं ने इसको कंसीव किया और इसको लेके वो आगे चले हैं। तो आज हम जो बातें ज़्यादा करेंगे आज के सेशन में, हम लॉ पे तो शायद ज़्यादा इतनी बातें नहीं करेंगे, हमारा जो फोकस होगा प्रोसीजर्स पे होगा। क्योंकि लॉ तो हमने देखे कि 2007 में आपका पहला पीपीपी सेल बना, 2010 से 14 तक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना, फिर 2014 में न्यू एक्ट आ गया, उसके तहत वो सोशल सेक्टर का बन गया, अथॉरिटी का वजूद आ गया, 2019 में फिर एक और पीपीपी लॉ आ गया और फिर एक स्पेशल कमेटीज बन गई और फिर 2019 के बाद अब 2025 में एक और नया लॉ आ गया, मगर अभी तक उसकी रेगुलेशंस नहीं बन सकी, रूल्स नहीं बन सके और वो भी पाइपलाइन में ही है। लेकिन ये जो प्रोसीजर्स आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसको कॉन्सेप्ट से लेके हम शुरू करेंगे इसको, और हम बताने की कोशिश ये करेंगे कि कैसे कंसीव किया जा सकता है पीपीपी प्रोजेक्ट को, कैसे हम उस पीपीपी प्रोजेक्ट की प्रपोजल बनाएंगे और कैसे उसकी अप्रूवल के लिए लाएंगे, उसकी टेक्निकल असिस्टेंस कैसे होगी। आपकी इस बुकलेट में जो आपको प्रोवाइड की गई है, आखिरी जो सफ़े अगर आप देखें तो चेकलिस्ट के नाम पे आपको कुछ सफ़े नज़र आएंगे। तो ये चेकलिस्ट बड़ी मेहनत से तैयार की गई है, हमने काफ़ी मेहनत की, हमने बिलाल साहब के साथ बैठ के, पीपीपी अथॉरिटी के लोगों के साथ बैठ के हमने कोशिश ये की है कि ये चेकलिस्ट जब आप फील्ड में काम कर रहे हो तो आपके लिए बड़ी ममदो मावन हो और आप इस चेकलिस्ट को ही अगर क्लिक टिक करते जाएं तो आपका एक प्रोजेक्ट आखिर तक पहुंच जाए। तो जो एक नई चीज़ हमारे नए लॉ में आई है, जिसको अभी बिलाल साहब भी जिसके मतलब जिक्र करेंगे, अब 3 कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दिया गया है इस पीपीपी न्यू लॉ में, A, B और C कैटेगरी। A कैटेगरी है 500 to 1000 मिलियन तक, और ये कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स जो है ये सारे के सारे अथॉरिटी में जाएंगे। और जो हमारे 100 से 500 मिलियन तक है, इसकी पावर मुतलका सेक्रेटरी साहब को दे दी गई है। जो वर्किंग पार्टी बनाई गई है उसमें मुतलका सेक्रेटरी उसके हेड हैं और उसकी कंपोजिशन है जिसमें पीपीपी अथॉरिटी के भी कुछ लोग हैं, कुछ फाइनेंस के लोग हैं और इस तरह कुछ टेक्निकल लोग हैं, उसकी अप्रूवल उन्होंने देनी है। और लेस देन 100 जो है, जिसको C कैटेगरी जिसको हम कहते हैं, जो कि 100 मिलियन तक जाती है, प्रोजेक्ट जाता है, उसके लिए एक डिविजनल कमिश्नर्स को वर्किंग पार्टी का चेयरमैन बनाया गया है। तो ये 3 कैटेगरीज अब आसान कर दी गई हैं। जैसे पहले सारी की सारी हमारी जो केसेस थे वो जाते थे या अथॉरिटी में जाते थे और वो कहीं हवा में ही रह जाते थे। तो हमने ये भी इजहार किया पीपीपी अथॉरिटी के साथ जब हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा म्यूनसिपल सर्विसेज पे हमारा इससे पहले फोकस नहीं था। तो ये सबसे बड़ा जो फायदा आज का में होगा कि चाहे आपने म्यूनसिपल सर्विसेज से या इस पीपीपी प्रोजेक्ट से कोई स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट बनाना है, कोई पार्क का प्रोजेक्ट बनाना है, कोई सीवेज का प्रोजेक्ट बनाना है, कोई वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट बनाना है, तो आज आप वो प्रोसीजर्स जान सकेंगे बिलाल साहब की मदद से कि वो प्रोसीजर्स हमने क्या क्या फॉलो करने हैं, कौन कौन से इसके डूज एंड डोंट हैं और कैसे इसको टेक्निकली आपने आगे लेके चलना है। बेशक इसमें आपको एक टीए कंपोनेंट, एक टीए हायर करना पड़ेगा, वो भी आपको बिलाल साहब आज बताएंगे कि टीए कैसे हायर करना है, उसको आपने कैसे करना है। मगर आज के इस सेशन का मतलब ये है कि आप खुद इस काबिल हो कि जो टीए आए आप ना सिर्फ उसको सुपरवाइज कर सके बल्कि उसको मॉनिटर भी कर सके, और शायद ये तो मैं नहीं कहूंगा कि उससे हमें ज्यादा पता होगा, लेकिन हम उसकी मदद के साथ एक अच्छा प्रोग्राम और प्रपोजल लेके चल सके। तो बिलाल साहब, मैं कोई और ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पोडियम पे तशरीफ लाइए। सबको मोस्ट वेलकम, वार्म वेलकम आप लोगों को कि आज जो है ना सारे PMDFC जाहिद अजीज़ साहब, तमन्ना साहब जो हैं और GIZ स्पेशली जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। अच्छा, अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सबसे पहले जो है ना हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसमें इश्यूज बेसिकली होते क्या हैं। अब देखिए, दो बेसिकली यहाँ पे प्रोक्योरमेंट के भी इंट्रोडक्शन से पता लगा कि प्रोक्योरमेंट के भी काफ़ी हज़रात जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं।
अब जब बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, तो पहला उसमें जो रोल होता है वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का ही होता है। जितनी भी एमसीज हैं वो ट्रेडिशनली प्रोक्योर कर रही होती हैं जो भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, ठीक है। अब उनको बेसिकली सबसे पहले डाइवर्ट करना होता है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, और वहीं पे बेसिकली सारे इश्यूज आते हैं जब आप इसको अलाइन करना चाहते हैं ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। तो हम अपना फोकस यही रखेंगे कि ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट में, और दूसरा माइक लेना। ये अब आ रही है आप लोगों को आवाज बैक साइड पे भी? ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन, पहले इसको लेके चलते हैं प्रेजेंटेशन में जो चीज़ें हैं, उसके बाद एक आपसे इंटरेक्टिव सेशन भी स्टार्ट कर लेंगे जिसमें आप जो भी क्यूरीज होंगी वो इंशाल्लाह हम रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, ये हमारा आज का सीक्वेंस होगा। सबसे पहले जो है हम इसके कॉन्सेप्ट एंड बेनिफिट्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी है कि उसके ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट में और जो है पीपीपी के प्रोक्योरमेंट में डिफरेंस क्या है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। सेकंड, हम जो है पीपीपी के मॉडल्स, बेसिकली पीपीपी में बहुत वास्ट मॉडल्स हैं कि आपने पीपीपी कोई भी जो है ट्रांजैक्शन उसको कौन से मॉडल पे लेके चलना है, और वही उसकी सक्सेस डिटरमिन करता है कि आपने स्टार्ट में इनिशिएट किया हो जो बेस्ट सूटेबल मॉडल है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। अब वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट मॉडल्स हैं जो सूटेबल हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ पे फिर हम जो है पीपीपी के रिस्क जो हैं, बेसिकली जो पीपीपी है वो रिस्क कवरेज करती है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। अब कुछ रिस्क होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर है अपने पास रिटेन कर लेता है, और कुछ रिस्क हैं जो प्राइवेट सेक्टर को डाइवर्ट हो रहे होते हैं। तो ऑल इन वन बेसिकली रिस्क की जो है अप्रोप्रिएशन वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस फोर्थ मॉड्यूल में हम ये डिस्कस कर रहे होंगे। लास्ट में हम जो है स्ट्रक्चरिंग एंड फाइनेंसिंग, बेसिकली प्रोक्योरमेंट के हवाले से अगर आप देखें पीपीपी की स्ट्रक्चरिंग और फाइनेंसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट में जो भी गवर्नमेंट के फंड्स हैं उससे आपने प्रोक्योरमेंट कर ली और वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब पीपीपी में ट्रांजैक्शन की स्ट्रक्चरिंग और फाइनेंसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो बेसिकली सोनली जो आपका प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर होता है वो कर रहा होता है। अगर तो उसने स्ट्रक्चरिंग बेसिकली ट्रांजैक्शन की भी है, डेट रिलेटेड बहुत ज़्यादा है और आपका इंटरेस्ट रेट है जिस तरह भी तो कंट्री में है कम, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो प्रोजेक्ट को सारी चीज़ें हर्ट कर रही होती हैं। तो स्ट्रक्चरिंग और फाइनेंसिंग इसलिए ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर की ही इन्वॉल्वमेंट होती है इन दो पार्ट्स में, ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग में भी। उसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी पार्ट प्ले कर रही होती है, अपनी रिकमेंडेशन दे रही होती है कि उसको ट्रांजैक्शन को स्ट्रक्चर किस तरह करना है, उसकी फाइनेंसिंग किस तरह करनी है, लेकिन अल्टीमेटली जो उसका रिस्क होता है स्ट्रक्चरिंग का भी और जो उसका स्कोप होता है वो प्राइवेट इन्वेस्टर का ही होता है कि ट्रांजैक्शन को स्ट्रक्चर किस तरह करना है और उसको फाइनेंस कैसे करना है। तो ये आज का हमारा प्रेजेंटेशन का सारा सीक्वेंस होगा और इसी से रिलेटेड जो होगा हमारे फिर इंटरेक्टिव सेशन हो जाएगा स्टार्ट। तो ये सबसे पहले थोड़ा सा इसको डिफाइन किया हुआ है पीपीपी के कॉन्सेप्ट को, इसके बेनिफिट्स हैं, लिमिटेशन है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड पार्टनर्स। पार्टनर्स यहाँ पे डिफाइन बेसिकली हैं प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर्स जो भी आपके पीपीपी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो डिफाइन है यहाँ पे। अच्छा, इन्वॉल्व शेयरिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड द पार्टनर्स। ये वही चीज़ है जो हमने जिक्र किया था कि रिस्क शेयरिंग जो है वो पीपीपी के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिस्क शेयरिंग का ही होता है कि प्राइवेट सेक्टर कितना रिस्क जो है वो टेक कर रहा है और गवर्नमेंट जो है कितना रिस्क डाइवर्ट कर रही है टू प्राइवेट सेक्टर। थर्ड पेज पे है अटेम्प्ट टू यूटिलाइज मल्टी सेक्टोरल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज टू स्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डिलीवर डिजायर्ड पॉलिसीज आउटकम्स। बेसिकली देखिए पीपीपी की ट्रांजैक्शन का एक कोर जो आप कह लें पैरामीटर होता है वो ट्रांजैक्शन की स्ट्रक्चरिंग ही होती है। तो और जो पॉलिसी आउटकम्स हैं वो आप डिफाइन कर रहे होते हैं कि उस ट्रांजैक्शन को स्ट्रक्चर कैसे करना है और उसको फाइनेंस कैसे करना है।
फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि गवर्नमेंट ने बेसिकली हाई स्पेंडिंग करनी है उन प्रोजेक्ट्स में जो वायबल नहीं है, इन केस ऑफ वीजीएफ, इसको सारे को हम आगे टर्म्स को जाके कल के डिफाइन कर लेंगे कि वीजीएफ क्या है, वो सारी चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी। अभी जो है ये सिर्फ हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं। और फोर्थ पे इसके है गवर्नेंस स्ट्रक्चर में जो है क्लैरिटी आ जाती है, एस्टैब्लिश टू मैनेज द पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप जहाँ पे डिफाइन है आपकी गवर्नमेंट की और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप्स। अच्छा, ये भी बेसिकली बेनिफिट की नेक्स्ट स्लाइड है। इसमें फर्स्ट हम देख लेते हैं, उसमें वही है सस्टेनिंग इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। सेकंड है अचीविंग वीएफएम। अच्छा, वीएफएम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। वीएफएम बेसिकली है वैल्यू फॉर मनी। अब जब हम ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट में प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं, उसमें वेस्टेज भी होता है, उसमें कॉस्ट एस्केलेशंस भी हो जाती हैं, वो सारी गवर्नमेंट पे ही बर्डनाइज्ड हो रही होती हैं। अल्टीमेटली जब हम जाते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, तो उसमें जो वीएफएम फैक्टर है वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस का, वो बेसिकली हम एक बहुत अच्छी तरह अचीव इस तरह कर सकते हैं कि एक तो प्राइवेट सेक्टर होता है, उसमें वेस्टेज कॉस्ट एस्केलेशन जितनी भी है सारी चीज़ें बर्डनाइज होती हैं टू प्राइवेट सेक्टर। तो प्रोजेक्ट का वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स का, पीपीपी प्रोजेक्ट्स का। अच्छा, थर्ड हम ये देख लेते हैं एम्स टू लेवरेज प्राइवेट सेक्टर, और यही जो हमने अभी बात की है कैपिटल टू ऑब्टेन एफिशिएंसी गेन्स। ये एफिशिएंसी गेन्स इसी वजह से हो रहे होते हैं कि बेसिकली एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कटिंग और ये सारी चीज़ों में एफिशिएंट होता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा होता है कोई भी प्रोजेक्ट पे, तो उसकी वजह से हम वीएफएम अचीव कर सक रहे होते हैं। और लास्ट में ये बेसिकली एक बुलेट पॉइंट में डिफाइन हुआ हुआ है जो ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट है और वो डिफरेंट किस तरह है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में से। पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है इज दैट विद पीपीपी द प्राइवेट सेक्टर रिटर्न्स आर लिंक्ड टू सर्विस आउटकम्स। अच्छा, अब जब पीपीपी प्रोजेक्ट का मेन एक जो आप बेनिफिट कह रहे हैं कि आउटकम भी कह लें, उसमें होता यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर की पेमेंट्स लिंक्ड होती हैं वो सारी केपीआईज से लिंक्ड होती हैं। अब केपीआईज जो होते हैं ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। जब आप स्टार्ट इनिशिएट कर रहे होते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन प्राइवेट सेक्टर के साथ, उसमें डिफाइन हो जाते हैं कि आपने बेसिकली इतना रेवेन्यू अचीव करना है, इतने कस्टमर्स को सर्विस देनी है, तो आपको जो है एक्स टाइम जो भी टाइम डिसाइड होगा वो पेमेंट होगी। तो बेसिकली जो उनका है ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट में ये चीज लैक करती है, तो केपीआईज की अचीवमेंट लिंक्ड होती है विद जो भी हमारे गोल सेट होते हैं, उसकी वजह से जो है मेजर जो है आउटकम्स प्रोजेक्ट के वो अचीव हो रहे होते हैं, इन कंट्रास्ट विद जो है पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट जो हो रही होती है, ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट हो रही होती है। ये बेसिकली जो है एक डिफाइन डिफरेंशिएशन हुआ है ट्रेडिशनल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का और पीपीपी प्रोक्योरमेंट का। अच्छा, ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट में स्टार्ट में आप बेसिकली जो भी कॉस्ट आपने इंडक्ट करनी होती है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इंडक्ट कर देती है, और उसके बाद उसके पास रूम नहीं होता कि वो उस कॉस्ट को जो है एस्केलेट। ऑब्वियसली जब उसने इंडक्ट कर दी है, एस्केलेशन उसके बाद भी हो सकती है, उसके पास ज़्यादा रूम नहीं होता कि वो उस कॉस्ट में कोई जो है इंटरफेरेंस कर सके, क्योंकि कॉस्ट स्टार्ट में ही कैपिटल कॉस्ट गवर्नमेंट ने एक्सपेंड कर दी होती है। अच्छा, अब उसमें इन कंट्रास्ट पीपीपी प्रोक्योरमेंट जब हम देखते हैं तो जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही प्राइवेट सेक्टर की होती है। अब जब इनिशियल कॉस्ट जो मेजर कॉस्ट होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, वो प्राइवेट सेक्टर की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तो उसकी कॉस्ट की एस्केलेशन, उसके अदर फैक्टर्स, अगर वो उसने बाहर से इक्विटी जो है रेस की है, उसकी कन्वर्जन फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन रिस्क सब बेयर कर रहा होता है प्राइवेट सेक्टर। ये उस केस में बेसिकली जो है बेनिफिट हो रहा होता है इनिशियल कॉस्ट में। इनिशियल कॉस्ट ही मेजर कॉस्ट होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, तो वो बर्डन जो चला जाता है प्राइवेट सेक्टर पे चला जाता है, और गवर्नमेंट को बेसिकली ये बेनिफिट हो रहा होता है कि उसकी लायबिलिटी भी जो है उसकी बुक्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती जो कैपिटल कॉस्ट होती है, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर ही कॉस्ट इनकर कर रहा होता है। तो ये बेसिकली इसका जो है एक की डिफरेंस था इनिशियल कॉस्ट का
जब ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट हो रही होती है और प्राइवेट प्रोक्योरमेंट हो रही होती है थ्रू पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के। ये भी बेसिकली बेनिफिट्स ही डिफाइन है। अब हम बेसिकली ना एक ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती कैसे है पीपीपी ट्रांजैक्शंस में। ऑब्वियसली आप लोगों को सब ऑलरेडी आइडिया है चीज़ों का, मैं फिर भी एक ओवरव्यू ये दे देता हूँ कि जब पीपीपी ट्रांजैक्शन आप कोई एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उसमें एक गवर्नमेंट का रोल होता है, एक प्राइवेट सेक्टर का रोल होता है। अब गवर्नमेंट का रोल जो होता है कुछ ट्रांजैक्शन में जो वायबल नहीं होती, जिनकी कॉस्ट जो है प्राइवेट सेक्टर नहीं बेयर कर सकता, उसमें तो गवर्नमेंट का रोल थ्रू वीजीएफ भी होता है। वीजीएफ होता है वायबिलिटी गैप फंड। अब वायबिलिटी गैप फंड बेसिकली गवर्नमेंट उन प्रोजेक्ट में इंडक्ट करती है जो वायबल नहीं है प्राइवेट सेक्टर के लिए। अदर देन दैट जो सारा कैपिटल होता है वो प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल होता है। तो गवर्नमेंट को बेसिकली एक ये बेनिफिट आ जाता है कि प्राइवेट सेक्टर कैपिटल जो है वो उनके प्रोजेक्ट्स में इंडक्ट होना शुरू हो जाता है। सेकंड जो है मेजर इसका जो है रिस्क ट्रांसफर, वो हमने पहले भी इसका जिक्र किया था कि रिस्क जो कवरेज है वो जितने भी ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट के, अभी मैं कंटिन्यूसली ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट को ही कंपेयर कर रहा हूँ विद पीपीपी ताकि एक ओवरव्यू आप लोगों को पता लग जाए। अच्छा, रिस्क ट्रांसफर जो है वो भी मेजर हो रहा होता है पीपीपी ट्रांजैक्शंस में टू प्राइवेट इन्वेस्टर, तो रिस्क की कवरेज हो जाती है। रियलाइजिंग एफिशिएंसी गेन्स। अच्छा, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बेसिकली एक मेजर पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के जो ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट हो रही होती है उसमें यूजुअली बेसिकली एक पीसी1 स्टार्ट में बन जाता है, उसके बाद उसमें एस्केलेशन वगैरह जो है बहुत ज़्यादा एंटरटेन उसमें नहीं होती, अगर एक्चुअल हो भी रही होती है तो रिविजन्स नहीं हो रही होती। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पीपीपी के प्रोजेक्ट में इस तरह हो जाती है कि स्टार्ट में ही एक फाइनेंशियल मॉडल बेसिकली बन रहा होता है जो एक कंप्लीट आप कह लें प्रोजेक्ट की पिक्चर होती है ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ। वो 10 ईयर्स का भी हो सकता है, 15 ईयर्स का भी हो सकता है। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हमें रियलाइज हो जाती है कि इस प्रोजेक्ट की ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ कैपिटल कॉस्ट के अलावा असल जो कॉस्ट होती है ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ वो ओएनएम कॉस्ट होती है। तो ओएनएम कॉस्ट 15 टू 20 इयर्स में कितनी बेसिकली जो है ओएनएम कॉस्ट इसमें इनकर होगी, इस प्रोजेक्ट की जो है एनपीवी पॉजिटिव आइदर है या नहीं है। तो लाइफ साइकिल कॉस्ट जो पूरे प्रोजेक्ट की होती है वो हमें पहले ही डिटरमिन हो जाती है कि इस प्रोजेक्ट की अल्टीमेटली जो है वैल्यू क्या होगी। इस वजह से ही प्राइवेट इन्वेस्टर उसको एग्जीक्यूट करता है ये देखने के बाद ही। ये सारी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर की ही होती है कि उसने उसके रिटर्न्स जो हैं किस स्टेज पे निकाल कैलकुलेट करनी है और यूजुअली इनिशियली उसके कैलकुलेट कर रहा होता है। सेकंड इसमें इनोवेशन आ जाती है। देखिए जब प्राइवेट सेक्टर को आप इन्वॉल्व करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है वो इनोवेशन। अभी वासा वाटर मीटर्स का प्रोजेक्ट उसका भी फाइनेंशियल क्लोज हुआ था कुछ अर्से पहले, उसमें भी सबसे की जो है एक आप कह लें कि बेंचमार्क इनोवेशन थी जो वाटर मीटर्स में आई थी। उसमें रिस्पेक्टेबल जाहिद साहब ने जो है गाइडेंस उनकी थी। तो उसमें इनोवेशन जो है बेसिकली की एक अचीवमेंट होती है जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जा रहे होते हैं। ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट में समहाउ वो चीज़ लैक कर रही होती है इनोवेशन। तो ये एक इसका बेनिफिट है। एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम। अच्छा, रेवेन्यू स्ट्रीम्स बेसिकली एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स इससे मुराद यहाँ पे है जब आप किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो उसका एक की पैरामीटर होता है कि गवर्नमेंट को उस प्राइवेट इन्वेस्टर से अर्निंग क्या हो रही है। वो इन टर्म्स ऑफ टैक्स भी हो सकती है, एक तो टैक्स कलेक्शन आपकी बढ़ जाएगी कोई भी अगर आपने प्रोजेक्ट किया। सेकंड, आप रेवेन्यू शेयर जो है वो रिक्वायर कर रहे होते हैं प्राइवेट इन्वेस्टर से। तो आपकी एक तो बेनिफिट आपको सबसे बड़ा ये हुआ कि आपकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो इंडक्ट नहीं हुई। सेकंड, आपको ये बेनिफिट हुआ है कि आपका एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू, जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर है उसने एक्स प्रोजेक्ट किया है, अगर कस्टमर से वो रेवेन्यू चार्ज नहीं कर सकता प्राइवेट इन्वेस्टर, कस्टमर से डिपार्टमेंट चार्ज करेगा, जो भी डिपार्टमेंट होगा, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, एमसीज होंगे, लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो भी होगा, वो प्राइवेट इन्वेस्टर से रेवेन्यू बेसिकली प्राइवेट इन्वेस्टर को ट्रांसफर करेगा, जो भी एग्री टर्म्स होंगी उस पे, उसकी बेस पे एक रेवेन्यू शेयर प्राइवेट इन्वेस्टर दे रहा होगा टू गवर्नमेंट। तो ये एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम है जो आपको किसी भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट से गेन हो सकती है। ये एक ही एक्सपेक्ट है कि रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो इंक्रीज हो जाती है।
तो ये बेसिकली इसके कुछ की एडवांटेजेस थे। स्प्रेड कॉस्ट जो होती है ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द एसेट, आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। ग्रेटर प्रिडिक्टेबिलिटी ओवर कॉस्ट एंड टाइम, जब बेसिकली उसके आप एनालिसिस कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट के। अच्छा देखें, एक चीज़ आप लोगों को ना क्लैरिटी से मैं बता देता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी एमसीज का रोल उसको कॉन्सेप्चुलाइज करना, उसको बेसिकली उसका देखना कि इसके रेवेन्यू इतने हैं कि इस प्रोजेक्ट को वायबल बना सकते हैं। बेसिकली उस प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्चुलाइज करना ही गवर्नमेंट बॉडी का काम है। उसके बाद मेजर जो है ट्रांजैक्शन एडवाइजर, ठीक है, ट्रांजैक्शन एडवाइजर बेसिकली आपको हेल्प आउट कर रहा होगा इन चीज़ों में। लेकिन ट्रांजैक्शन एडवाइजर को हायर करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बेसिकली चीज़ों से बिल्कुल लाइल हो जाएं और चीज़ों को अल्टीमेटली देखें। हमारा ट्रांजैक्शंस काफ़ी जो है ना बड़ी एंड स्टेज पे जाके पंजाब में स्पेशली रिवर्ट इसलिए ही हुई है कि शायद ट्रांजैक्शन एडवाइजर तो थे हायर, लेकिन और उन्होंने भी शायद कहीं अपनी लैकनेस की होगी, लेकिन गवर्नमेंट बॉडीज बेसिकली इतनी एक्यूब नहीं थी उस स्टेज पे कि उस ट्रांजैक्शन को वो ओवरसी कर सकती जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर उनके बिहाफ पे कर रहा था। तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो ट्रांजैक्शन जो हैं रिवर्स हो गए। अब रिवर्स मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हो सकती हैं। एक, उस ट्रांजैक्शंस के रेवेन्यू अच्छे नहीं थे, तो बैंक ने बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को लोन देने से जो है इनकार कर दिया, तो ट्रांजैक्शन सारी की सारी जो है वो आप कह लें कि बिल्कुल जो है डिलेड हो गई, उसका कुछ जो है ना फर्दर नहीं हुआ तो प्रोग्रेस। तो बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर को इतना क्यूब लाजमी होना चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन एडवाइजर को थॉरली ओवरसी करे। वो इस रोल पे शायद मेरे ख्याल से नहीं आना, शायद आई विश कि वो आज इस रोल पे ट्रांजैक्शन एडवाइजर भी ना हायर करें और वो अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन को फुल फ्लेज एग्जीक्यूट करके जो भी है अथॉरिटी उसको सबमिट करवा दें और वो एग्जीक्यूट कर लें, इस स्टेज पे आए। लेकिन अभी एटलीस्ट इतना एक्यूब होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, वो ट्रांजैक्शन एडवाइजर को ओवरसी करे जो भी उन्होंने हायर करना है पीपीपी ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये सारे एडवांटेजेस जो हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर को भी अचीव हो रहे होते हैं। एक तो उसके पोटेंशियल टू बी ऑफ बैलेंस शीट, जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी बैलेंस शीट पे नहीं आ रहे होते क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर की बैलेंस शीट पे आ रहे होते हैं। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं हाई कॉस्ट। ऑब्वियसली जब आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, उसने अपना रिटर्न्स और मार्जिन जो हैं वो रिक्वायर करता है आपसे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के। लेकिन उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको प्रोजेक्ट की डिलीवरी और सर्विस आउटकम जो हैं वो बहुत बेंचमार्क लेवल पे मिल जाती हैं। तो हाई कॉस्ट होती है। लेंथ ऑफ प्रोक्योरमेंट, अब देखें पीपीपी जो है वो एक एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट लेंथी प्रोग्रेस है। पीपीपी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने, उसको पहले आप कंसेप्चुलाइज करेंगे, फिर आप ट्रांजैक्शन एडवाइजर को हायर करेंगे, उसके बाद वो अपनी फिजिबिलिटीज जो है वो कंडक्ट करेगा, आप उसको वेट करेंगे। तो लेंथी जो है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, लेकिन ऑब्वियसली उसका फिर रिटर्न भी है अल्टीमेटली। सर्विस देखें, जो भी म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिहाज से पीपीपी प्रोजेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, म्यूनिसिपल सर्विसेज डायरेक्टली लिंक्ड है पब्लिक सेक्टर और जो है पब्लिक यूटिलिटीज के साथ। तो उसमें सर्विस डिलीवरी जो है वो शायद हमारे अभी जो है इन्वायरमेंट उसमें थोड़ा सा मतलब लैक करता है। सर्विस डिलीवरी वाला मॉड जो है, जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, जब वो उसमें आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं तो सर्विस लेवल डिलीवरी जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। खास तौर पे म्यूनिसिपल सर्विसेज में आप वेस्ट वाटर समझ लें, वाटर मीटर्स और जो भी है स्ट्रीट लाइटिंग, तो वो सर्विस डिलीवरी जो है बहुत उसकी क्वालिटी इनहेंस हो जाती है। तो ये बेसिकली उसके है। लेकिन एक लास्ट डिसएडवांटेज ये है कि लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप एक ट्रांजैक्शन एडवाइजर के बाद अल्टीमेटली पीपीपी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक कंसेशन एग्रीमेंट, वो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड का होता है 15 to 20 ईयर्स, वो आप उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में होते हैं, तो वो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है उस ट्रांजैक्शन के हवाले से, उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट अब आपने करना ही करना है। तो ये एक है उसका की डिसएडवांटेज। अच्छा, ये बेनिफिट्स हमने वैसे लास्ट में डिस्कस कर लिए, इनको हम यहाँ से स्किप कर जाते हैं। ये देख लेते हैं कि बेसिकली रेवेन्यू स्ट्रीम इसमें क्लियर होती है। क्लियर इसलिए होती है कि हमारा स्टार्ट में ही प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल जो हैं वो एक
एंटिसिपेट कर लेते हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, उसकी कॉस्ट भी हमें पता लग जाती है। रिस्क ट्रांसफ़र, मेजर रिस्क ट्रांसफ़र हो रहा होता है जो है प्राइवेट सेक्टर, उसको ट्रांसफ़र हो जाता है। और आउटकम स्पेसिफिकेशन हमें ये भी पहले से डिटरमिन होती है कि हमें आउटकम क्या चाहिए। तो ये बेसिकली उसके फंडामेंटल्स थे। तो ये सेकंड अब आ जाती है मेजर इसका पार्ट है पीपीपी मॉड्यूल्स का। ठीक है, अच्छा देखिए पीपीपी ट्रांजैक्शन, पीपीपी जो वर्ड है वो बहुत वाइड है। उसमें आपका जो इसमें मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाऊँ, ये बेसिकली देखिए पीपीपी अगर आप इसमें देखेंगे ये सब जो है फॉर्म्स ऑफ पीपीपी ही हैं। किसी में बेसिकली गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होता है, कुछ ट्रांजैक्शंस में, कुछ मोड्स में गवर्नमेंट का रोल जो है वो कम होता है। अब पीपीपी, अब ये बेसिकली जो है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे डिटरमिन करता है कि उस प्रोजेक्ट को हमने किस मोड पे लेके जाना है। ठीक है, अभी हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि जो है इन ट्रांजैक्शंस में डिफरेंस है क्या चीज। बेसिकली जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है पीपीपी मोड का वो होता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली आपने कोई भी, अब अगर मैं आपके एमसीज के हवाले से बात करता हूँ, बिलिंग के हवाले से, कोई वाटर मीटरिंग की आप लोग बिलिंग कर रहे हैं तो उस पर सर्विस लेवल एग्रीमेंट वो होंगे। कोई भी एक उसका पार्ट, यूटिलिटी का पार्ट, अगर आप बिलिंग कर रहे हैं वाटर की तो आपने बिलिंग का पार्ट आउटसोर्स कर दिया, उसमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है। तो वो बेसिकली सबसे लोएस्ट पार्ट है पीपीपी ट्रांजैक्शन का, सबसे लोएस्ट फॉर्म है, उसमें सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली आपके ओएनएम से रिलेटेड होते हैं। आपने अगर वाटर यूटिलिटी है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, उसमें आपने एक पूरा की पार्ट जो ओएनएम का है, पूरा प्रोजेक्ट आप हैंडओवर नहीं कर रहे, सिर्फ उसकी ओएनएम है, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस, वो आप उसके लिए एक प्राइवेट सेक्टर जो है, पार्टी जो भी है, उसको आप इन्वॉल्व करेंगे और उसकी ओएनएम है उसके हवाले कर देंगे। तो ये बेसिकली उसका सेकंड फॉर्म है पीपीपी पार्टनरशिप्स का, और ये मैनेजमेंट लेवल कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं, जिसमें आप पूरा एक जो है ओएनएम किसी भी यूटिलिटी की वो आप डाइवर्ट कर देंगे टू प्राइवेट सेक्टर, तो वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सेकंड, अच्छा इसमें थर्ड इसमें आ जाता है बेसिकली लीजेस। अच्छा लीजेस और ये आपने बेसिकली देख लेना कि लीजेस और कंसेशन में ही मेन फर्क है, जो डिफरेंस है। लीजेस में आपकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है, कैपिटल कॉस्ट, वो प्राइवेट सेक्टर जो है नहीं बेयर कर रहा होता है। गवर्नमेंट बेसिकली एक प्रोजेक्ट लगाती है, जो भी उसने बिल्ड करना है या कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें वो अपना कैपिटल इंक्लूड करके वो प्रोजेक्ट बिल्ड कर देती है और उसके बाद लीज कर देती है टू प्राइवेट सेक्टर। तो ये बेसिकली लीज का डिफरेंस ये है कि वो भी कंसेशन से ही सिमिलर है, लेकिन उसमें जो है इनिशियल कॉस्ट वो गवर्नमेंट बेयर कर रही होती है। गवर्नमेंट को ये बेनिफिट हो जाता है कि वो 12-15 साल के लिए एक पार्टी को वो चीज़ हैंडओवर कर देती है। फॉर एग्जांपल हम इसमें देखते हैं कि जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं पावर के, उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने हैंडओवर कर दिए प्राइवेट इन्वेस्टर को, तो वो लीज पे हैं। अच्छा, जो पीपीपी की सबसे एडवांस फॉर्म है, जो रेकमेंडेड भी यही है, एक्चुअल पीपीपी होता भी यही है, कंसेशंस। द कंसेशंस में दो जो मेजर टाइप्स होते हैं, कंसेशन इज फुल फ्लेज फॉर्म ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें आप ये अगर ऊपर देखेंगे तो इसमें जो ऑनरशिप है वो यूजुअली 100% नॉन पब्लिक होती है, प्राइवेट इन्वेस्टर की ऑनरशिप होती है। तो कंसेशन में बीओटी एक मोड होता है, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब इस यहाँ पे हमारा ये है कि हम ट्रांसफर कर देंगे वो प्रोजेक्ट, प्राइवेट पार्टी ट्रांसफर कर देगी टू गवर्नमेंट को, बीओटी। और सेकंड जो इसका थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एक मॉड भी है, वो है बीओओ, बिल्ड, ऑपरेट, ओन। अच्छा, ये बेसिकली मॉड यूजुअली रेकमेंडेड नहीं होता। इसमें होता ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टर बिल्ड भी करता है, उसको ऑपरेट भी करता है फॉर एक्स पीरियड ऑफ टाइम, 15 साल 20 साल, उसके बाद वो जो भी प्रोजेक्ट होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है टू प्राइवेट पार्टी। लेकिन कुछ केसेस में ये प्राइवेट पार्टी डिमांड करती है, वो इसलिए डिमांड करती है कि उसका कैपिटल इनिशियली बहुत हाई होता है और उसको उस प्रोजेक्ट से रेवेन्यूज जो हैं 10 से 15 सालों में कवर नहीं हो रहे होते, इस वजह से अल्टीमेटली वो डिमांड कर रही होती है आफ्टर द पीरियड ऑफ एंड ऑफ कंसेशन कि वो प्रोजेक्ट उसको ट्रांसफर जो है वो होगा। ये सारी चीज़ें आप जब भी पीपीपी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उसके स्टार्ट में ही डिटरमिन होके
कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में आ जाती हैं कि प्रोजेक्ट किस मोड पे होगा, कितने टर्म के लिए होगा। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसमें मतलब गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोज है किसी चीज़ के। गवर्नमेंट फुल फ्लैज जो है वो इस लाइबिलिटी को पहले ही डाइवर्ट कर देती है टुवर्ड्स प्राइवेट इन्वेस्टर। तो ये जो मेजर दो फॉर्म्स है बीओटी बीओ, ये ही फुल फ्लैज पीपीपी की फॉर्म्स हैं और इसी पे ही मॉडल मेजर बेस करते हैं पीपीपी के। तो ये ऑनरशिप सी इसमें डिफाइन है। इसमें जो लास्ट में है बीओटी और बीओ, इसमें गवर्नमेंट का रोल भी मिनिमम है क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर ही जो है बिल्ड कर रहा होता है और प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा होता है। तो प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग जो है वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंसेशन होते हैं उसमें प्रोजेक्ट को फाइनेंस बेसिकली गवर्नमेंट नहीं कर रही होती, प्राइवेट सेक्टर ही कर रहा होता है। वो अपनी इक्विटी भी अरेंज करता है और वो डेट भी अरेंज करता है। तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई जो ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि उसने कैपिटल इंजेक्ट करना है। तो ये दो बेसिकली इसमें जो है प्राइवेट गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होता है। जो फर्स्ट हमने 3 इसमें डिस्कस किए थे, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीजेस, इसमें जो है गवर्नमेंट बेसिकली फाइनेंस कर रही होती है प्रोजेक्ट्स को। और सेकंड जो है इसमें स्टेक जो होता है वो भी गवर्नमेंट का ही होता है। ये बेसिकली इसमें डिफाइन भी है यहाँ पे। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स कॉस्ट इफेक्टिव वे टू मीट स्पेसिफिक टेक्निकल नीड्स बट बेनिफिट्स आर लिमिटेड। ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली मैंने आपसे भी जिक्र किया था कि किसी एक सर्विस लेवल जो आप सर्विस कोई भी है, वाटर बिलिंग की सर्विस वो आपने आउटसोर्स कर दी है, बिल डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस आउटसोर्स कर दी है, वो सर्विस लेवल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में बेसिकली आपके जो हैं ओएनएम के कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे, जो आपने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करवानी है वो आपने सबलेट की है टू प्राइवेट इन्वेस्टर। लीज इज बेसिकली सेम। उसमें लीज और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट ये होता है कि उनकी बेसिकली ड्यूरेशन कम होती है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स की लीज की जो ड्यूरेशन होती है वो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम होती है, 5 साल 10 साल। लेकिन इसमें भी जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट ही कर रही होती है, प्राइवेट सेक्टर में फाइनेंस नहीं कर रहा होता। लास्ट में हमारा कंसेशन आ गया और बीओटी मोड आ गया। ये जो है फुल फ्लेज जो फॉर्म्स हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, और रेकमेंडेड भी यही हैं दोनों फॉर्म्स। ये इसमें चीज़ें हमारी डिफाइन है। ये मेरे ख्याल से हम इसमें डिटेल में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। पब्लिक एजेंसी रिटेन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओएनएम। ओएनएम जो है सर्विस लेवल एग्रीमेंट में, क्योंकि अगर बिलिंग है फॉर एग्जांपल, बिलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ कर रही है प्राइवेट पार्टी और उसकी ओएनएम बाकी चीज़ों की जो है वो गवर्नमेंट की जो एमसीज हैं या जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो देख रहा होगा। पब्लिक एजेंसी बियर ऑल रिस्क, रिस्क जो है वही बेयर कर रहा होगा। तो ये इसमें हमारा सर्विस लेवल। सेकंड हमारे इसमें आगे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी हमने जिक्र किया था कि ओएनएम का जो पार्ट है, ओएनएम का पार्ट वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसमें रोल प्ले कर रहा होता है। तो सेकंड हमारा ये एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुका था कि लीजेस में हमारी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट आप दे देते हैं फॉर होल यूटिलिटी, उसकी जो भी प्रोजेक्ट है 12 से 10 साल जितने भी आपके नंबर ऑफ ईयर्स हैं, लेकिन उसमें फाइनेंस जो है गवर्नमेंट ही करके प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने ही बिल्ड किया होगा। ये हमारे यहाँ पे कंसेशन स्टार्ट हो गए। अच्छा, कंसेशंस में देखें बेसिकली इसका मेन फर्स्ट में फीचर ही ये है कि फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, की बेसिकली गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट इस चीज़ में होता है, प्राइवेट सेक्टर को लाने का बेनिफिट भी यही होता है कि जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है ना, अब फॉर एग्जांपल अगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितने भी स्पेशली पंजाब में अभी मना साहब ने जिक्र भी किया था कि वो हैं रोड्स के सेक्टर में प्रोजेक्ट्स। अब रोड सेक्टर को अगर हम देखें कि उसके प्रोजेक्ट की कॉस्ट बेसिकली इनिशियली बहुत हाई होती है, यूजली 40 बिलियन 50 बिलियन। तो गवर्नमेंट उसमें लीस्ट इंटरेस्टेड होती है कि इनिशियली इतना कैपिटल जो है वो इंजेक्ट करे। शायद वजह भी ये है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा हमारा पार्ट प्ले भी इस टाइम रोड्स के सेक्टर में ही कर चुका है कि उसमें इन्वेस्टमेंट एक तो ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट लीस्ट बेसिकली जो है इंटरेस्टेड होती है इतनी बड़ी कॉस्ट इनकर करने के लिए। लेकिन एनी हाउ इसमें अब जो है वासा वाटर मीटर्स भी है, उसमें भी उसकी कॉस्ट आई थी लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने अपना पार्ट प्ले किया। तो इसमें मेजर जो आपको गवर्नमेंट लेवल पे बेनिफिट होगा इन टर्म्स, अगर मैं एमसी के लेवल पे कहूँ तो
फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करना, शायद एमसीज के भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स मेरे ख्याल से जो हैं वो पहले ही बहुत डिप्राइव्ड होते हैं, तो की बेनिफिट ये आपके पास सबसे बड़ा ये होगा कि फाइनेंस इन्वेस्टमेंट को इनिशियल कॉस्ट जितनी भी है वो प्राइवेट सेक्टर ही बेयर कर रहा होगा। कंसेशन का बेसिकली मेजर बेनिफिट यही होगा। और कंसेशनर गेट्स रेवेन्यू फ्रॉम यूजर कस्टमर एट अ प्री डिफाइंड टैरिफ फार्मूला। अच्छा, इसमें अब होता ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टर जब इन्वॉल्व हो रहा होता है तो उसको भी कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम्स आप लोगों से गारंटीड चाहिए होते हैं। अब यूजर्स का रेवेन्यू जो है वही की एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है एमसीज के लेवल पे, जितना आप यूजर से कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यूजर्स का रेवेन्यू में शेयर बेसिकली वो रिक्वायर कर रहा होता है किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने। अब ये कि बेसिकली सक्सेस फैक्टर होगा कोई भी जब प्रोजेक्ट आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे कि उसमें आप उसको शेयर जो है प्राइवेट सेक्टर को कितना वो रिक्वायर कर रहा है और कितना हम उसको मैक्सिमम जो है शेयर दे सकते हैं। तो ये उसका जो है कि प्रोजेक्ट का सक्सेस फैक्टर होगा। गवर्नमेंट फिर भी उसमें सब्सिडी, अच्छा एक चीज़ बड़ी जो है ना हमारा शायद अलमिया ये भी है कि हम समझते हैं कि अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट अगर हमने एग्जीक्यूट कर लिया है वो प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर ही बेसिकली एग्जीक्यूट करेगा। उसमें होता ही है ख़ास तौर पे म्युनिसिपल सर्विसेज के प्रोजेक्ट वो शायद फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वायबल नहीं होते, ठीक है। कस्टमर की जो बिलिंग होती है वो 100% नहीं होती, कस्टमर शायद उनकी पेइंग कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती। ऐसे प्रोजेक्ट्स बेसिकली सोशली बहुत ज़्यादा वायबल होते हैं। उसमें हमें रिक्वायर क्या होता है कि गवर्नमेंट बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को इंडक्ट करने के लिए उस प्रोजेक्ट में एक टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती है, वो है वीजीएफ, वायबिलिटी गैप फंड। वो प्रोजेक्ट शायद इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इतना वायबल ना हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट एक वीजीएफ प्रोवाइड कर रही होगी, आपके केस में एमसी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को उस प्रोजेक्ट में इंडक्ट करने एक वीजीएफ वायबिलिटी गैप फंड जो है वो दे रहा होगा, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट वायबल नॉन वायबल से वायबल की फॉर्म में आ जाएगा और वो प्रोजेक्ट आगे जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट में स्टिल प्रोवाइड सब्सिडी इन केस ऑफ प्रोजेक्ट दैट आर नॉट सेलेबल वायबिलिटी गैप फंड की सूरत में। अच्छा, वायबिलिटी गैप फंड भी बेसिकली दो हमारी जो है उसके कैटेगरीज हैं। एक है हमारा कैपिटल की सूरत में कि गवर्नमेंट स्टार्ट में ही कमिट कर लेती है कि कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट में के स्टार्ट में प्राइवेट पार्टी को वीजीएफ जो है एक फिक्स अमाउंट दे देगी और उसके बाद वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। सेकंड जो वीजीएफ की काइंड है वो है ऑपरेशनल वीजीएफ। ऑपरेशनल वीजीएफ का बेसिकली बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट को भी बेनिफिट ये है कि स्टार्ट में उनका आउटफ्लो नहीं होता, ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ वो प्राइवेट पार्टी को ओएनएम की जो है हेड में एक कंटिन्यूस अमाउंट जो है वो रीइंबर्स करती जाती है। तो ये बेसिकली ऑपरेशनल वीजीएफ होता है। इसमें बेनिफिट दोनों का है। गवर्नमेंट का बेनिफिट ये है कि इनिशियली जो है उसका कैश आउटफ्लो बहुत कम हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर का ये बेनिफिट है कि उसको ओवर द पीरियड ऑफ एक्सटेंडेड लाइफ ऑपरेशनल वीजीएफ की सूरत में गवर्नमेंट से जो है फंडिंग वो मिलती जा रही है, डायरेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स पीपीपी अथॉरिटी, लेकिन स्टिल उसको कॉन्सेप्ट अथॉरिटी के अप्रूवल पे जाएगा। जी अप्रूवल, हाँ अप्रूवल पे जाएगा, सिर्फ अप्रूवल पे पीपीपी अथॉरिटी की जाएगा। अगर जो इससे बिलो 1 बिलियन है वो अप्रूवल भी जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कर सकता है। लेकिन इसमें एक सर फैक्टर ये भी है, बेशक अगर जो 1 बिलियन का प्रोजेक्ट है डिस्पाइट द फैक्ट वो पीपीपी अथॉरिटी के पास जा रहा है, लेकिन उसकी कॉन्सेप्चुलाइजेशन जो मेजर पार्ट होता है, देखें प्रोजेक्ट पीपीपी अथॉरिटी के पास से अल्टीमेटली अप्रूव हो जाता है प्रोवाइडेड कि उसकी कॉन्सेप्चुलाइजेशन ठीक तरह से हो, उसका ट्रांजैक्शन एडवाइज़र जो है वो है। अब यूजुअली हो पता है क्या रहा होता है, स्पेशली जिस तरह आपने जिक्र किया है कि मरी वाले केस में बल्कि एक और भी इससे पहले पार्किंग प्लाजास के प्रोजेक्ट थे, उसमें आरडी इन्वॉल्व था, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट, लेकिन समहाउ वो नहीं हुआ फवारा चौक पे। उसके बाद एक और थे पिंडी में पार्किंग प्लाजास थे, जिना रोड पे, इस तरह वो भी 3 पार्किंग प्लाजास थे। फैसलाबाद में एमसी ऑफिस का था। तो ये प्रोजेक्ट जो आपने बिल्कुल बताया ये उसी से अलाइन है, लेकिन अल्टीमेटली होता इसमें ये है गवर्नमेंट के लेवल पे ना जो थोड़े से हैं अप्रूवल्स। सॉरी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आज से 30 साल पहले तो मैंने ये प्रोजेक्ट कर लिया विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम पीपीपी अथॉरिटी। ठीक है। आई वाज एम्पावर्ड, मैंने वो
कंसेप्चुअलाइज भी किया, मैंने उसको सारा प्रोसेस भी किया, मुकम्मल किया, लेकिन अब मैं शायद ये प्रोजेक्ट इस तरह का नहीं कर सकता। इसके ऊपर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या मैं अभी भी पीपीपी अथॉरिटी के बगैर वो कर सकता हूँ, या अब मैं वो पीपीपी अथॉरिटी के बगैर वो मैं नहीं कर सकता? मुझे लाजमी जाना पड़ेगा, लाजमी मुझे टीए लेना पड़ेगा, लाजमी मुझे ये जो अप्रूवल के 3 कॉलम्स हैं उसमें जाना पड़ेगा? जी, इस केस में बेसिकली अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है और उसकी जो है कॉस्ट 1 बिलियन से ऊपर है, तो अल्टीमेटली अप्रूवल आपको पीपीपी अथॉरिटी का रिक्वायर्ड होगा, पंजाब पीपीपी अथॉरिटी का। तो उसके कम अगर है 1 बिलियन से अगर बिलो है तो ऑब्वियसली फिर आप कुछ खुद एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेक्रेटरी के पास जाना पड़ेगा ना, या कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा? जी, लेकिन आज से 30 साल पहले मैंने एज ए लोकल गवर्नमेंट भी उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया था। यानी एक तरह से हमने मुश्किल रास्ता चूज कर लिया। तो इसके ऊपर मैं कमेंट चाह रहा था कि मतलब जी हाँ, आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा बैकवर्ड कर आपने हिस्टोरिकली डिस्कस किया इसको, ये हिस्ट्री में मौजूद है, और आपने बड़ा अच्छा उसका मिसाल भी देके बताया कि इसी जगह जहाँ हम बैठे हुए हैं यही में काम हुआ है। देखिए ये चूंकि पीपीपी मोड से थोड़ी सी निकल के बाहर अब लोकल गवर्नमेंट पे आ गई है बाहर। लोकल गवर्नमेंट का आपका जो 79 वाला जो लॉ था ना, आपको पता है, उससे आप चूंकि आप उसमें करते हैं, उसमें जो अथॉरिटीज दी गई थी आपके हाउस को, और जिस तरह फिर 2001 वाले लॉ में अथॉरिटीज दी गई थी हाउस में, उसमें तो टोटल कंप्लीट फाइनेंशियल अथॉरिटी थी कि आप कुछ भी कंसीव कर सकते थे, आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी तरह भी डबटेल कर सकते थे, और उसमें वो कॉन्सेप्ट एक दिया गया था, इमरान साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, मुझे बेर आउट करेंगे इसमें, उसमें पूरा बॉडी कॉर्पोरेट का जो असल कॉन्सेप्ट होता है कि आप खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, आप एंटर हो सकते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, आपके खिलाफ सू हो सकता है, आप एक लीगल पर्सन है, उसको कवर करता था। जिस कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हुआ था मई वाले की जिसकी बात कर रहे हैं, वो उन्होंने उसमें कवर किया था उसको एज बॉडी कॉर्पोरेट, अपने हाउस से अप्रूवल ली थी उसकी, और हाउस से अप्रूवल लेने के बाद पूरा एक एग्रीमेंट बना था जिसमें वो पीरियड डिफाइन किया गया था, उसमें 25 लीज की गवर्नमेंट की पॉलिसी भी एक आई थी। जब खजर साहब हमारे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट होते थे, तो इन्होंने एक लीज पॉलिसी भी इशू की थी जिसको फॉलो करके इसको बनाया गया था। तो लोकल गवर्नमेंट तो बहुत स्काई इज द लिमिट, अगर आप लोकल गवर्नमेंट लॉज के तहत बात कर रहे हैं। तो सर बिलाल साहब जो पीपीपी की मॉडलिटीज की बात कर रहे हैं, या पीपीपी के मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं, या उसकी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, वो एक एसएस मैन्युअल की बात कर रहे हैं जिसमें आप पीपीपी को एक्टिवेट करके आप स्कीम लेके आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात ये कर रहा हूँ कि वो जो एक कॉन्सेप्ट जिसका लोकल गवर्नमेंट की कंसेप्ट की जिसकी आपने बात की, या जिस अप्रूवल की आपने बात की, वो पीपीपी के अपना लोकल गवर्नमेंट की बॉडी कॉर्पोरेट होना, उसके फंक्शंस होना, उसकी अथॉरिटी होना, उसकी पावर होना, उस 4 चीजों को सामने रख के एग्जीक्यूट किया गया था वो प्रोजेक्ट। बिलाल साहब जिसमें हमें बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे जब ये वाटर मीटर की बात कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि आपने सारे शहर की स्ट्रीट लाइट को चेंज कर देना है, वो और एक स्पेसिफिक वो जो कॉन्सेप्ट किया गया था प्लाजा वाला, वो हमें लीज रूल के तहत किया गया था कि लीज रूल को इन्वोक करके उसमें कहा गया था कि लीज की गई थी और उसमें पार्टनरशिप का कंपोनेंट डाला गया। फिर हमारे पास वो पब्लिक क्या था हमारा सीसीबी वाले कॉन्सेप्ट जो थे, उसमें भी बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट लैंड या एमसी लैंड को सीसीबी के तहत भी डेवलप किया गया। फिर जो हमारा वो एक और कॉन्सेप्ट था जो हमने जंडीगढ़ कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते थे, वो भी इसी कॉन्सेप्ट के जरिए असर था। एक्चुअली वो पावर्स और अथॉरिटी को इस्तेमाल करके किया। और बिलाल साहब जो बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ऑल टुगेदर फर्क बात कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि जब हम इसका पीपीपी लॉ को इन्वोक करेंगे या इसके सिस्टम में से गुजरेंगे तो फिर हमें क्या करना है। थैंक यू वेरी मच मना साहब। होप सर आपको इसके थोड़ा सा क्लैरिटी होगी अगर जो है स्टिल मिसिंग है डिस्कशन है, नो क्लैरिटी। अच्छा, इसमें ना बल्कि आपने पार्किंग प्लाजास का जिक्र किया ना, अब उसकी मोडालिटी 30 साल पहले आप बता सकते हैं बेहतर सर कि उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की जो है वो किसने बेयर की थी, उसके बाद उसका ओएनएम कौन कर रहा था, रेवेन्यू शेयरिंग किस तरह थी, तो ये चीज़ें डिटरमिन करेंगी आइदर वो पीपीपी मॉड का था भी या नहीं था।
अब अगर तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट गवर्नमेंट ने बेयर की थी और बाद में बेसिकली रेंट आउट कर दिया टू सम प्राइवेट इन्वेस्टर, फिर तो ऑब्वियसली वो लीज की फॉर्म में आ जाएगा। वैसे वो 100% प्राइवेट पर्सन ने की, उसमें एमसीपी को फंडिंग नहीं की, 0% थी, मतलब मेरा तो ख्याल है वो आइडियल एग्जांपल है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज के दौर में उसको फिटर कर देना चाहिए। मेरा क्वेश्चन सर ये था कि जब ये एक्ट आ गया है तो अब मेरा ख्याल एमसीपी वो नहीं कर सकती इस तरह का। ये तो आपने डिसाइड करना है एज एसएसएलजी के क्या वो ये वहां हमें बताएं कि उसके एक्ट के आते हुए क्या हम सर सर देखिए हमने ना ये मुश्किल बड़ी आसान कर दी है। एमसीज या लोकल बॉडीज ना सबसे ज्यादा शायद पीपीपी में जाने से ना घबराती थी कि वो कोई ना एक फ्रेमवर्क उनको पता नहीं लगता था इनिशिएट कैसे करना है। अब इसमें जो चेकलिस्ट एक हमने दी हुई है ना हैंडबुक में, वो जो भी आपने प्रोजेक्ट आपने कंसीव करना है, सबसे पहले आपने कोई भी आपके 2-3 जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट हैं, फाइनेंस हो गया, जो भी प्रोक्योरमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उनको बिठा के वो चेकलिस्ट फुलफिल कर लेनी है। जब आप वो चेकलिस्ट फुलफिल कर लेंगे ना, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा ये प्रोजेक्ट पीपीपी में के लिए वायबल है भी या नहीं। हमने वो बेसिकली एक वो कहते हैं ना स्टार्ट कहाँ से लिया जाए, वो स्टार्ट उस चेकलिस्ट से लिया जाएगा। कोई भी प्रोजेक्ट आपने जब पीपीपी मोड में करना है, उस चेकलिस्ट को आप सामने रख के जो है वो फिल आउट सबसे पहले करेंगे, वो उसकी बेसिस होगी नेक्स्ट स्टेप्स पे जाने की। चले आई होप कि बेसिकली अगर एमसी से जी वो देना ये भाई सर मेरा क्वेश्चन है इसकी वायबिलिटी के हवाले से। आपने कहा कि पीपीपी जो है वो फाइनेंस लाता है, उसके बाद इनोवेशन लाता है, लेकिन इसका रिस्क मैनेजमेंट का क्या तरीकाकार है? बिकॉज कपल ऑफ इयर्स हमने ये देखा कि हमारे पास आईपीपी था जो एक पब्लिक प्राइवेट ये प्रोजेक्ट ही था, लेकिन समहाउ वो लोगों के लिए मोस्ट कॉस्टली हो गया क्योंकि उसने इंक्रीज कर दिया, टैरिफ रेट इंक्रीज कर दिया, हर चीज इंक्रीज कर दिया। सो कॉन्सिक्वेंसेस पब्लिक फ्रेंडली कैसे किए जा सकते हैं इसमें? देखिए इसमें ना कॉन्सिक्वेंसेस पब्लिक फ्रेंडली तो आपके उस स्टेज पे हो सकते हैं जब आप पीपीपी ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर रहे हो। ठीक, जब आप ट्रांजैक्शन एडवाइज़र को देखें, ट्रांजैक्शन एडवाइज़र का रोल यही होता है उस ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट का रिस्क भी मिनिमाइज करना, या आप कह लें कि उस रिस्क को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर आप सारा रिस्क ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्राइवेट इन्वेस्टर तो फिर तो कभी भी प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन उस रिस्क को बेसिकली कवर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर पे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, यही जो आपके ट्रांजैक्शन एडवाइज़र है उसका काम है। ठीक है, अल्टीमेटली जब भी आपने ट्रांजैक्शन एडवाइज़र को हायर करना है, उसके साथ इन्वॉल्व होना है, तो रिस्क आपने उसमें जो मेजर उनसे क्वेश्चनिंग करनी है, उनसे जो है आर्गू करना है, वो यही है कि रिस्क कौन सा रिस्क, इसके रिस्क कितने हैं, और रिस्क बेयर जो है वो गवर्नमेंट कितने रिस्क बेयर कर रही है और प्राइवेट पार्टी कितने रिस्क बेयर कर रही है। हमारा नेक्स्ट बल्कि जो पार्ट है वो है भी रिस्क से रिलेटेड पीपीपी ट्रांजैक्शंस का, तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कौन से रिस्क जो है डाइवर्ट किए जा सकते हैं, कुछ रिस्क हैं वो डाइवर्ट नहीं किए जा सकते। इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रोड कंस्ट्रक्शन, जो लैंड एक्विजिशन है वो गवर्नमेंट ने ही करके देनी है। ठीक है, वो प्राइवेट इन्वेस्टर को आप रिस्क ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो जो है लैंड एक्वायर कर ले। तो कुछ रिस्क जो हैं वो रिटेन ही रहेंगे गवर्नमेंट के पास, कुछ रिस्क हैं वो आप हम लोग डिसाइड कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को कंसेशन फाइनल करने से पहले कि रिस्क बेसिकली किस पे होगा। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क होता है यूज़र चार्ज का। म्युनिसिपल सर्विसेज में भी यूज़र चार्ज का एक रिस्क ये होता है कि यूज़र अगर जो है पे ही ना कर रहा हो, अल्टीमेटली वो रिस्क कवरेज इस तरह हम कर सकते हैं कि प्राइवेट पार्टी जो है उसको एक एक्स अमाउंट पे हम उससे कंसेंसस ले सकते हैं कि इस एक्स अमाउंट तक अगर तो जो है रेवेन्यू कवरेज हो जाएगी तो प्राइवेट पार्टी शेयर दे रही होगी टू गवर्नमेंट उस रेवेन्यू का। ठीक है, और अगर उस एक्स परसेंटेज, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एग्री किया विद प्राइवेट पार्टी कि आप 20% एटलीस्ट मिनिमम जो है 80% या 20% जो है रेवेन्यू है वो लैप्स हो सकता है, लेकिन 80% जो है रेवेन्यू ग्रांटेड करेगी गवर्नमेंट टू प्राइवेट पार्टी।
अब उस 80% पे आप उससे डिस्कशन कर सकते हैं कि 80% नहीं, हम 70% मिनिमम रेवेन्यू गारंटीड करेंगे और 30% जो है वो रिस्क बेयर कर रहा होगा प्राइवेट पार्टी। तो इस परसेंटेज पे आप लोग बेसिकली नेगोशिएशन के लेवल पे उनसे डिस्कस करके जो है एक इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करवा सकते हैं जिसमें रिस्क कवरेज जो हो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो टू गवर्नमेंट और एंड टू प्राइवेट सेक्टर। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा भी सिमिलर इस तरह का क्वेश्चन है। सर जब हम लोकल बॉडीज़ के हवाले से बात करते हैं तो उसका सोल पर्पस बल्कि प्रायोरिटी ये होती है कि लोगों को म्यूनिसिपल सर्विसेज में फैसिलिटेट करना, जबकि दूसरी साइड पे जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका पर्पस होता है प्रॉफिट मेकिंग, क्योंकि वो बिजनेस के लिए आया होता है। तो जब हम पीपीपी मोड पे जाते हैं तो इवन दो के प्राइवेट सेक्टर मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आता है, इनोवेशन लेके आता है, लेकिन उसकी वजह से गवर्नमेंट को या जो फैसिलिटेट लोगों को करना पब्लिक पे उसका जो है वो टैक्सेस की जो है एडवांस उसका इम्पैक्ट चला जाता है। उसको फिर गवर्नमेंट को उसको एडजस्ट करने के लिए सब्सिडी देना पड़ती है या कहीं ना कहीं उसको मार्जिन लेवरेज लेना पड़ता है, जिसके अभी सर बात कर रहे थे सुथरा पंजाब की काफ़ी एग्जाम्पल है कि इश्यूज आ रहे हैं। तो सर ज़रा इसमें बताइएगा कि पीपीटी यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकती है? अच्छा देखें, बेसिकली आपने जो बात की है ना प्राइवेट सेक्टर की प्रॉफिट मेकिंग की, ये सारी चीज़ें देखें, प्राइवेट सेक्टर को जब आप इन्वॉल्व कर रहे होते हैं ना, ऑब्वियसली एक चीज़ तो मतलब क्लियर है कि वो प्रॉफिट मेकिंग या बिजनेस उसके लिए ही आता है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो इन टर्म्स ऑफ सर्विस डिलीवरी इस तरह मिलता है कि आप स्टार्ट में ही उसके KPI डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब KPIs डिफाइन जब हो जाते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है उसको मेट करना। फॉर एग्जांपल जो है स्ट्रीट लाइटिंग के केस में आप उसमें KPI ये डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रीट लाइटिंग की जो है वो उसकी मेंटेनेंस जो है इतने X नंबर ऑफ डेज से डिले नहीं होगी। अगर वो डिले होगी तो उसका X% रेवेन्यू जो है वो डिडक्ट होगा। तो जो KPIs डिफाइन होते हैं वो इसलिए डिफाइन होते हैं कि जो सर्विस लेवल डिलीवरी है वो बेंचमार्क लेवल पे हो और उसमें कोई गैप ना आए। अब देखिए बेसिकली PPP ट्रांजैक्शंस जो है ना वो एक बहुत अच्छे लेवल पे एग्जीक्यूट भी हो सकती हैं, उसका बेनिफिट भी हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप उसमें जो भी टर्म नेगोशिएट कर रहे हैं, रिस्क शेयरिंग है, जिस तरह ये KPI डेफिनेशन ऑफ KPIs है, वो आप एक्यूरेटली करें तो आपकी PPP ट्रांजैक्शन। और उस केस में आप जो कह रहे हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा बिजनेस इंटरेस्ट ज़्यादा ले जाएगा, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं है। जब आप उसका VFM करते हैं, वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस, जो कॉस्ट जितनी प्राइवेट सेक्टर ले रहा होता है, प्रॉफिट ले रहा होता है, उससे ज़्यादा आप बेनिफिट गेन कर लेते हैं। बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ यूज़र जो है चार्ज, आप देखें बेसिकली जो भी आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं PPP का, उससे पहले आप कोई भी अगर यूज़र चार्ज है म्युनिसिपल सर्विसेज में वो भी आपने डिफ़ाइन करना होता है, उसके लिए जो है मिनिमम चार्ज यूज़र का भी डिफ़ाइन करना होता है। तो एक किस्म के आप लॉज पॉलिसीज़ को भी स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, तो MCs का भी अल्टीमेटली रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो अल्टीमेटली VFM वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस करेंगे तो इसमें बेनिफिट ही है PPP ट्रांजैक्शन में। और ये एक बिल्कुल जो है एग्रीड मतलब प्रिंसिपल है कि बेशक डिस्पाइट द फैक्ट प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट ले रहा होता है अपने प्रॉफिट के लिए, लेकिन जब उसको टोटल ओवरऑल आप किसी भी ट्रांजैक्शन को देखते हैं तो वो बेनिफिट होता है टू जो भी म्युनिसिपल सर्विसेज हैं उनको। जी प्लीज़। जी जी। उससे हम भी सर्विसेज के हिसाब से और प्राइवेट सेक्टर को भी उसका फायदा जा रहा है। बट जब आप ग्रॉस रूट लेवल पे जाते हैं और जब प्राइवेट बॉडी को आप एक काम दे रहे हैं और उसको रेवेन्यू जनरेशन के थ्रू कर रहे हैं, तो बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि पब्लिक के जो माइंड में परसेप्शन बन जाता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं है। मतलब कभी कभी जैसे एग्जाम्पल ले लें पार्किंग का, अब जब बंदा 2 घंटे के लिए अपनी गाड़ी खड़ी करता है और उसको 200 रुपये चार्ज करते हैं तो वो कैसी गवर्नमेंट आती है ये इसके बारे में। अच्छा देखें बेसिकली ना PPP में ना इस पर बल्कि स्टार्ट में एक और भी हमारा था, अच्छा देखिए उसमें ना कम्युनिटी अवेयरनेस जो है ना वो भी एक बड़ा की फैक्टर है PPP प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए।
जो भी आप प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं उसमें पब्लिक अवेयरनेस बड़ा एक की पार्ट है कि आपने पब्लिक को उसमें अवेयर कैसे करना है इसके बेनिफिट्स में। अल्टीमेटली देखें, जब पब्लिक सेक्टर किसी भी सर्विस में इन्वॉल्व होता है ना, वो सर्विस लेवल डिलीवरी शायद स्टार्ट में कस्टमर्स को ये परसेप्शन होता है कि वो पेमेंट जो है बहुत ज़्यादा उनको करनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली जब वो सर्विस डिलीवरी स्टार्ट होती है तो कस्टमर खुद भी ऑटोमेटिकली जो है उसकी तरफ जो है इंक्लाइंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं मतलब शायद वो पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लेकिन वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप समहाउ कह सकते हैं। जितने भी आपके ये अर्बन ट्रांसपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मेट्रोज हैं, उसका आप स्टार्ट में देखें पब्लिक बैकलैश भी बहुत होता है सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब सर्विस लेवल डिलीवरी में क्वालिटी लोग उसमें ऑब्जर्व करते हैं तो वो खुद ही उसकी तरफ इंक्लाइंड जो हो जाते हैं अल्टीमेटली। जी, एक चीज जो आपने बात की ना उसमें बहुत जरूरी है इस बात के समझने क्या कि टैक्स और फी में फर्क क्या है। बेसिकली आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वो फी है। फी होती है अगेंस्ट सम स्पेसिफिक सर्विसेज। आप उसकी साइकिल खड़ी करने के लिए जगह दे रहे हैं, उसकी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह दे रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं और उसको और की जगह नहीं मिल रही वहां पार कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये फी पे कर रहे हैं, टैक्स नहीं है। दिस इज नॉट अ टैक्स, इट्स अ फी। फी अगेंस्ट सर्विसेज है। जब आप उसको सर्विस अगर अच्छी प्रोवाइड करेंगे, अब आप मरी का मिसाल ले लीजिए, मरी में दलकिशा होटल के नीचे एक पार्किंग है। आम पार्किंग तो चाहे 50 रुपए या 100 रुपए में होती है, वो 500 रुपया लेता है गाड़ी खड़ी करने का, लेकिन आप खुशी से देते हैं। क्या वजह है? एक तो आपको नियरेस्ट टू माल रोड है, आप गाड़ी खड़ी करके 4 सीढ़ियां चढ़ते हैं माल रोड पे आ जाते हैं। दूसरा, आपकी गाड़ी वहाँ महफूज रहती है। तीसरा, आपको ये फिक्र नहीं होता कि मैं गाड़ी सड़क पर खड़ी करके गया हूँ, कोई इसको लाइन डाल जाएगा या इसका कोई टायर काट के ले जाएगा या इसका कोई शीशा तोड़ के चला जाएगा। वो आपकी गाड़ी की हिफाजत कर रहा होता है। तो लिहाजा वो आपका जो क्वेश्चन था ना कि लोग कॉन्सेप्ट एक आ जाएगा, वो सोचेंगे कि मैं क्यों गवर्नमेंट को पार्किंग की फी दे रहा हूँ, तो एक्चुअली वो जो पैसे दे रहे हैं वो सर्विसेज के चार्जेस दे रहा है, वो टैक्स नहीं दे रहा। लिहाजा हम ये जो अभी मुलाज़ा फरमाना है कि हमें इंफॉर्मेशन भी देनी है कि वो फी जो वहाँ लगा रहे हैं उसका आपको फायदा क्या है। अगर तो हमने उसको ओन कर लिया कि मुझे इसका फायदा है तो मैं उसको खुशी से दूंगा, और अगर उसका सलूक उससे बड़ा बुरा होगा वो पीपीपी वाले बंदे का, और मेरी गाड़ी में ठोकरे भी मारेगा और मुझसे पैसे भी लेगा और आते जाते मुझे अपनी दिखाएगा, आंखें भी दिखाएगा, तो मैं उसको पसंद नहीं करूँगा। ये वाज़ेह फर्क है दोनों चीज़ों में।